तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आज के इस वीडियो में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पर बात करने वाले हैं कि ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब पिछले लेक्चर के अंदर और पिछले एक दो लेक्चर्स के अंदर आपने एल्गोरिथम्स के बारे में समझा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसके बारे में समझा। आपने बिग ओ नोटेशन के बारे में समझा कि भैया हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बिग ओ नोटेशन में लिखते हैं, बिग ओ ऑफ 1, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, बिग ओ ऑफ n क्यूब, बिग ओ ऑफ log n। इन सभी चीजों के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी है। अब ये जो बिगो है ना, ये क्या है? एक नोटेशन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाने की एक नोटेशन होती है। जैसे कि भैया पानी दूध को नापने की एक नोटेशन होती है लीटर्स, लीटर्स में नापते हैं हम पानी और दूध को। फिर भैया एक किसी लंबाई को, किसी लेंथ को नापने के लिए हम मीटर्स का यूज करते हैं। तो मीटर्स क्या हुआ? नोटेशन, मतलब उस डिस्टेंस को डिपिक्ट करने की नोटेशन क्या हुई? आपकी मीटर्स हुई। वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम नोटेशंस में डिनोट करते हैं, वो होती है आपकी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। क्या होता है सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ लगने वाला है। क्यों लगने वाला है कि भैया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बच्चों को टफ लगता है और बहुत टीचर्स इसको पढ़ा ही नहीं पाते, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लग जाता है। फंक्शंस की बात होने लगती है, अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात होने लगती है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसलिए मैं कहूंगा अटेंटिव होके एक एक चीज देखना। ठीक है, इधर सामने सामने, बिल्कुल इधर सामने देखना। ठीक है, चलिए। सबसे पहले भैया एक बहुत ही फन एग्जांपल से शुरुआत करते हैं और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए भैया जो हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हम बनवा रहे हैं। तो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप समझना। भैया जो हमारे यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं और जो हमारे डेवलपर्स हैं, तो मैंने बोला कि भैया सब एक टीम में बैठो, आपस में सलाह मशवरा करो और मुझे बताओ कि वर्स्ट केस में आप ये प्लेटफॉर्म कितने दिन में बना के दे दोगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया वर्स्ट केस में हम तो 20 दिन में बना के दे देंगे। वर्स्ट केस का मतलब क्या है? वर्स्ट केस का मतलब क्या है? वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी अपर बाउंड यानी भैया ज्यादा से ज्यादा अपर बाउंड इतना लगेगा और कम से कम इतना टाइम लगेगा, या एवरेज केस में ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगेगा। तो ये हो गया अपर बाउंड, ये हो गया लोअर बाउंड और ये टाइट बाउंड मतलब ये सारी चीजें टर्म से आपको मैं अभी रूबरू करवा रहा हूं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, मैंने बोला भैया उन्होंने बोला वर्स्ट केस जो है इतना 20 दिन लगेंगे। मैंने बोला कम से कम कितना लगेगा, यानी बेस्ट केस कितना होगा? बेस्ट केस का मतलब बेस्ट, मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बन जाए। तो यहाँ पर बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस उन्होंने बोला कि भैया 10 दिन में बेस्ट केस हो सकता है, कि भैया 10 दिन में बेस्ट केस है, कि बेस्ट केस अगर बहुत एकदम सारा काम स्मूथली चला, सारी चीजें टक 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 एक तरीके से हो गई, तो बेस्ट टू बेस्ट जो है आपका 10 दिन में प्लेटफॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। एक्चुअल डेट्स नहीं है, 1.5 महीने लगे, 2 महीने लगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये 10 दिन में बेस्ट केस हो गया कि भैया बेस्ट टू बेस्ट जो है मेरा ये 10 दिन में बन सकता है। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लोअर बाउंड मतलब भैया कम से कम कितना टाइम लगेगा? तो ये कम से कम यानी लोअर बाउंड, कम से कम कितना टाइम लगेगा? जितना कम से कम टाइम लगेगा वही मेरे लिए बेस्ट केस होगा। तो यहाँ लोअर बाउंड हो जाता है आपका बेस्ट केस। ठीक है, चलिए। मैंने बोला कि भैया ऑन एन एवरेज बताओ कितने दिन लगेंगे, तो उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज भैया 15 दिन लग रहे होंगे। तो ये हो गया एवरेज केस कि ऑन एन एवरेज कितने दिन लग रहे होंगे। तो एवरेज केस हो गया आपका एवरेज की ऑन एन एवरेज, और इसी को बोलते हैं आप टाइट बाउंड यानी बीच का। ठीक है, इसी को आप कहते हैं टाइट बाउंड। तो आई होप आपको अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड समझ में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बात समझना, ये तो हो गया भैया एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये बताने के लिए कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस जैसी कोई चीज होती है। अब जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्मेट पे इसको लिखते हैं कि भाई कोई एल्गोरिदम है, लेट अस सपोज मेरा कोई एल्गोरिदम है, मैं कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि इस एल्गोरिदम का वर्स्ट केस कितना होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस क्या होगा, यानी कम से कम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। और टाइट बाउंड यानी कि इसका एवरेज केस क्या होगा, यानी ऑन एन एवरेज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो ये तीनों चीजें डिफरेंट होती है। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक नोटेशन की बात करी, बिगो नोटेशन की। वो होता है आपका वर्स्ट केस, कि वर्स्ट से वर्स्ट आपका बिगो नोटेशन में हम डिनोट करते हैं कि बिगो नोटेशन में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है तो आप क्या बोलोगे कि ये इस एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। दो और नोटेशंस होते हैं, तो बिगो नोटेशन वर्स्ट केस को डिनोट करा जाता है, लिखवा दूंगा अभी। थीटा नोटेशन होता है, ओमेगा नोटेशन होता है। तो चलिए इसको तीनों को समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरा एल्गोरिथम वर्स्ट टू वर्स्ट कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, तो लेट्स सपोज हम इसी टर्म्स में लिख देते हैं। मैंने कहा कि मेरा एल्गोरिथम वर्स्ट से वर्स्ट जो है 20 मिनट में एग्जीक्यूट होगा। तो वर्स्ट केस हम कैसे डिनोट करते हैं? वर्स्ट केस को हम डिनोट करते हैं बिगो से।
तो अगर कहीं पे आपको लिखा है बिगो वाला टर्म, कहीं पे आपको किसी एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो के टर्म्स में लिखी है, तो आप कह दोगे कि भैया दिस इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। अगर मैं मान लिखता हूं ओमेगा ऑफ 10, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं ओमेगा ऑफ 10, तो कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ओमेगा के टर्म्स में लिखी हुई है तो आप क्या बोलोगे कि ये इस एल्गोरिथम की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है भैया? बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ओमेगा बेस्ट केस को हम लोअर बाउंड कहते हैं कि भैया कम से कम इतना टाइम लग रहा होगा, इतनी कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। ठीक है, चलिए देन भैया ऑन एन एवरेज, भैया मैंने कहा अगर एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करनी है तो उसका नोटेशन क्या होगा? उसका नोटेशन होता है थीटा नोटेशन। क्या होता है भैया? थीटा नोटेशन। तो क्या चीज समझ में आई भैया? हमें यह समझ में आया कि किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप देखोगे कि इस एल्गोरिथम का थीटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओमेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और बिगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। भैया इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं मैं? इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि पिछले लेक्चर तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बिगो नोटेशन बताया था और आज मैंने पता नहीं क्या नया नया आपके सामने रख दिया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए। कैसे भैया? एग्जाम में शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये तथ्य लिखना है पूरा, बस दैट्स इट। मैं लिखवाऊंगा इसको, नोट्स भी दूंगा अच्छे से और सिर्फ समझ लो यहाँ पे, राइट। एक्चुअल इंडस्ट्री में जब जाओगे, एक्चुअल जब एल्गोरिथम से लिखोगे, प्लेसमेंट्स के लिए भी जब डीए से पढ़ोगे, तो वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो में ही आपको डिनोट करनी होती है। वहां पर हम ज्यादा ओमेगा थीटा इन सब का यूज नहीं करते, हम बिगो का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हम बिगो में ही लिख रहे होते हैं। इवन अभी आगे चल के मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च, सबकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये मैं आपको बिगो के टर्म्स में लिखवाऊंगा। तो क्या अब परेशानी हो रही है? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं हो रही। हमें बस जान लेना है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन ज्यादा तो हम इसको यूज कर रहे होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि ये लेक्चर में टफ लग रहा है तो आगे के लेक्चर भी ये कितना टफ होंगे, अरे बाप रे एडा तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको इजी बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको चीज समझ में आ रही होगी। आशा करता हूं आपको थीटा बिगो, थीटा और ओमेगा पढ़ने में आ रहा होगा और ये चीजें क्या है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या हुई भैया? ये नोटेशंस हुई। जैसे मीटर आपकी एक नोटेशन होती है, आपका लीटर एक नोटेशन होता है, वैसे ही ये नोटेशंस हुई। और ये नोटेशन क्या बता रहा है? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अलग अलग फेजेस को बता रहा है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेस्ट केस क्या होगी, एवरेज केस क्या होगी। तो आशा करता हूं आपको चीज समझ में आ रही होगी और आशा करता हूं मेरे को अब इसको ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थोड़े रिटन फॉर्मेट की। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स भैया, ये जो थीटा है, ये जो ओमेगा है, ये जो बिगो है, ये मैथ्स की ही तो टूल्स है भैया। इनसे हम क्या डिनोट करते हैं? इससे हम डिस्क्राइब करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिथम्स टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। भैया ग्रोथ रेट क्या होता है? बेस्ट से लेकर के वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा सकती है, मतलब कम से कम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, और ऑन एन एवरेज कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। यही तो हुआ ग्रोथ रेट की भैया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से ज्यादा कैसे बढ़ रही है। अब ये चीज कैसे होता है, समझना बात को, समझना भैया एक मेरा एल्गोरिथम है, एक मेरा एल्गोरिथम A1 है। कैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं पर कुछ और आ सकती है, कहीं पर कुछ और आ सकती है, कैसे कैसे भैया? एल्गोरिथम तो एक ही है, इसकी एक ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, लेकिन मल्टीपल ये वर्स्ट केस बेस्ट केस क्या बताए दे रहे हो यार? बेस्ड ऑन इनपुट साइज। मैंने बोला एक चीज बताओ, अगर मेरा एक एल्गोरिथम है, एक प्रोग्राम है जो कि A+B करता है, अगर मैं इस प्रोग्राम को 2+2 दूंगा, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इसको प्रोग्राम को मैं 2+2 देता हूं, भैया छोटे छोटे से इनपुट्स हैं, इसको बेस्ट केस में भैया जल्दी से ये कैलकुलेट करके खत्म कर देगा। लेकिन अगर मैं इनको बहुत बड़े नंबर देता हूं, बहुत ज्यादा ही बड़े नंबर देता हूं, अगर मैं इनको बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर देता हूं, अब ऐड करो, तो अब ये चीज ऐड करने में हो सकता है इनको ज्यादा टाइम लगे। तो होता क्या है कि किसी भी एल्गोरिथम में आपका इनपुट साइज डिफाइन करता है, आपका इनपुट साइज डिफाइन करता है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना निकलने वाला है। तो हो सकता है कि बेस्ट केस इनपुट अगर आया है, भाई इनपुट तो यूजर के हाथ में है, तो यूजर इनपुट दे रहा है, अगर बेस्ट केस इनपुट दे रहा है तो वो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपका एल्गोरिथम सॉल्व हो जाएगा। और अगर भैया कुछ अटपटा सा, कुछ बड़ा सा, कुछ अलग ही इनपुट दे दिया, कुछ अलग ही जो है इनपुट साइज उसको दे दिया है, तो इस केस के अंदर जो एल्गोरिथम है वो ज्यादा टाइम लेगा भैया, वो वर्स्ट केस में सॉल्व होगा। तो अब आशा करता हूं आपको समझ में आए कि भैया किसी भी एल्गोरिथम का ये बेस्ट केस वर्स्ट केस क्या होवे है और ये कैसे वेरी करता है। तो किसी भी एल्गोरिथम का बेस्ट
केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कब, वो वर्स्ट केस कितना टाइम ले लेगा, एवरेज केस कितना टाइम लेगा, ये कैसे डिपेक्ट होता है भैया? ये डिपेक्ट होता है इन बेस्ड ऑन इनपुट साइज। इस एल्गोरिथम का इनपुट साइज कितना होगा, मतलब कि ये क्या डेटा हैंडल कर रहा है। अगर छोटा डेटा हैंडल कर रहा है, कम डेटा हैंडल कर रहा है, तो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ज्यादा डेटा हैंडल कर रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे जो है चेंज होती है। ऐसे ही जैसे वो मैंने एग्जांपल बताया था ना कि हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा टाइम किस जोन में या किस सिनेरियो में ज्यादा टाइम लग सकता है। मान लीजिए भैया 2-4 मॉड्यूल्स हमने और ऐड करवा दिए, मैंने बोला अरे यार सर ये थोड़ा टेस्टिमोनियल्स का एक और ऐड कर दोगे क्या। एक और चीज भैया, बच्चों को मैं कूपन भी दूंगा, तो कूपन ऐड करने का भी एक मॉड्यूल ऐड कर दोगे क्या। ये जो चीजें मैं उनको बता रहा हूं कि ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, इससे ज्यादा टाइम बढ़ जाता है। तो बेस्ड ऑन द इनपुट साइज या इनपुट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने रहे, उसकी वजह से उनका टाइम बढ़ गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये ग्रोथ रेट और सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये कैसे चेंज होता है, बेस्ड ऑन इनपुट साइज। जैसे जैसे इनपुट साइज n की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे ही चेंज होता है। दे हेल्प कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 3 एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, A1 A2 और A3। मान लीजिए मेरे पास 3 एल्गोरिथम्स हैं। अब ये तीनों एल्गोरिथम्स को, इस A1 एल्गोरिथम को मान लीजिए मैंने चलाया एकदम मैकबुक पे, भैया M5 चिप के साथ मैंने मैकबुक पे इसको चलाया, और से इस एल्गोरिथम को मैंने किसी बहुत पुराने HP के लैपटॉप में चलाया। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या फेयर कंपैरिजन हुआ? नहीं भैया, फेयर कंपैरिजन नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैकबुक इस एल्गोरिथम को जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा और वो HP वाला लैपटॉप इसको थोड़ा धीरे एग्जीक्यूट करेगा, यानी ज्यादा टाइम लेगा। तो क्या ये फेयर एग्जीक्यूशन हुआ? नहीं भैया, क्योंकि यहाँ हार्डवेयर की वजह से जो हमारा एल्गोरिथम की जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाप रहे हैं वो भैया मिसमैच हो गई। हार्डवेयर हमने अगर दोनों में हमने मैकबुक यूज किया होता तो शायद फेयर एक बार को चांस होता कि हाँ दोनों में मैकबुक यूज किया गया है, तो यहाँ पर दोनों का एल्गोरिथम हम सही से नाप सकते हैं कि किसने कम टाइम लिया, किसने ज्यादा टाइम लिया। तो ये हार्डवेयर जो डिपेंडेंट हो जाता है ना, कोई भी एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी नाप रहे हैं, हार्डवेयर पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो यहां पर हार्डवेयर पे आप डिपेंडेंट ना हो, इसलिए एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को डायरेक्टली उसकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन से, यानी कि उसकी वर्स्ट केस बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, कौन सा एल्गोरिथम खराब है। खराब तो नहीं कहते, मतलब कौन सा कम खराब है, कम अच्छा है। तो आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। तो यहां पर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की मदद से हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर, बिना उसको एक्चुअली रन किए, बिना उसको एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे। तो आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। तो ये हो गया भैया हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। कुछ भी कंफ्यूज मत होना, जो चीजें समझा रहा हूं सिर्फ वो सिर्फ समझो, और जो लिखवा रहा हूं उसको सिर्फ वो सिर्फ लिख लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं भैया? एक तो मैंने बता दिया बिगो नोटेशन, जिसको अपर बाउंड कहते हैं, वर्स्ट केस कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बिगो नोटेशन, जिसको वहां पर मैंने लिखा था बिगो ऑफ 20 लिखा था, आई गेस, ठीक है। तो वर्स्ट केस में आपका बिगो ऑफ 20 जो है डेज लग रहे होंगे, यहाँ देखो ना, ये हो गया आपका बिगो ऑफ 20। अब भैया ये बिगो ऑफ 20 आपने लिखा, क्या ये टेक्निकली सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? जब हम कांस्टेंट टाइम की बात करते हैं कि भैया मेरे को 20 दिन लगे या 20 घंटे टाइम लगा, तो यहां पर ये कांस्टेंट टाइम को जो है हम बिग O ऑफ 1 में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे वो 20 घंटे लगे हो, चाहे कुछ भी, कांस्टेंट टाइम को बिग O ऑफ 1 में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बिग O ऑफ 1 एक्चुअल इस तरीके से लिखा जाता है। आप ये ऐसी कोई टर्म नहीं होती, ऐसी कोई टर्म नहीं होती, तो ये गलत लिखा हुआ है, ऐसी कोई टर्म नहीं होती। बस समझाने के लिए मैंने बता दिया था कि हाँ ऐसा कुछ समझ लो आप, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि भैया आपको वर्स्ट केस अगर लिखना है तो आप बिग O के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये हो गया आपका वर्स्ट केस। अगर मान लीजिए मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखता हूं, तो ये हो गया आपका बेस्ट केस। तो ओमेगा के टर्म्स में आप जो कुछ भी लिखेंगे ये आपका हो जाएगा बेस्ट केस, ठीक है। तो अब अगर आपको एवरेज केस बताना है तो वो थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। तो थीटा कैसा है? तो ये होता है आपका थीटा के टर्म्स में हमने कुछ भी लिखा, तो ये हो गया आपका एवरेज केस, ठीक है। बाकी दो और होते हैं, लिटिल ओ नोटेशन, लिटिल ओमेगा नोटेशन। इनको इतना भाव देना नहीं है, मैं इनके बारे में पढ़ा दूंगा, इनके बारे में बता दूंगा, तो एग्जाम में लिख के चले आना। बाकी ज्यादातर आप इसको पढ़ेंगे, उसमें से भी सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? बिग O नोटेशन यूज होता है। तो आशा करता हूं आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए, अब एक्चुअली प्रैक्टिकली देखते हैं कि भैया ये एग्जैक्टली बिग O थीटा ये सारा क्या होता है तामझाम। एक्चुअली एक प्रोग्राम के अंदर इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक प्रोग्राम का भैया ये सारा बेस्ट केस टेस्ट केस सब निकाल के देखेंगे कि भैया इस प्रोग्राम का बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, और भैया आपका एवरेज केस क्या होगा। चलिए, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है वो आपको काउंट करने पड़ेंगे। भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? मैंने एक चीज बोला कि भैया जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने बोला यार 10 कदम चल ले, तो 10 कदम चलने में मुझे मान लीजिए 10 सेकंड लगते हैं, 5 कदम चलने में मुझे 5 सेकंड ही लगेंगे, 15 कदम चलने में मुझे 15 सेकंड लगेंगे। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ स्टेप्स पे, कि प्रोग्राम के अंदर जो आपका प्रोग्राम है वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में चल रहा है। तो ये नंबर स्टेप्स जो है आपको काउंट करना है। जैसे समझिए, मैंने बोला यहाँ 2 लूप्स हैं भैया, एक मेरा ये वाला लूप है और मेरा एक ये वाला लूप है।
है। अब ये वाला लूप है, ये मेरा सिंगल लूप है। ये सिंगल लूप मेरा कितना टाइम चल रहा है? n टाइम्स चल रहा है। कितना टाइम चल रहा है भैया? n टाइम्स चल रहा है। देखो 0 से n तक चल रहा है, यानी n टाइम्स मेरा एक लूप चल रहा है। 9 बार 9 मतलब n टाइम्स n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। n टाइम्स मेरा ये पहला वाला लूप चल रहा है। दूसरा वाला लूप कितनी बार चल रहा है भैया? दूसरा वाला लूप जो है वो लूप के अंदर लूप है, मतलब एक लूप बाहर है, उसके अंदर एक और लूप है। तो यहां पर जो बाहर वाला लूप है वो कितने बार चल रहा है भैया? n टाइम चल रहा है। बाहर वाला लूप n टाइम चल रहा है, यानी बाहर वाला लूप n स्टेप्स ले रहा है, और अंदर वाला लूप भी n टाइम चल रहा है। कितना टाइम चल रहा है भैया? n टाइम चल रहा है। तो आप इन टोटल क्या बोलोगे कि इन टोटल ये पूरा हिसाब किताब कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है? तो ये आप बोलोगे भैया n स्क्वायर स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पर ये जो पूरा लूप है, कितनी बार चलेगा? n स्क्वायर बार चलेगा। और अगर आपने कभी भी C++ पढ़ी है, आपने कभी भी लूप्स, नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैंने सफिशिएंट तरीके से बता दिया है कि क्योंकि भैया बाहर वाला लूप भी n टाइम चल रहा है और अंदर वाला लूप भी n टाइम चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? n स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इस फेज में या इस जगह पे, इस स्टेप में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे? n स्क्वायर स्टेप्स लगे। तो यहां इसमें हमें कितने स्टेप्स लगे? n स्टेप्स लगे, और यहां n स्क्वायर स्टेप्स लगे। इसकी इक्वेशन बनाइए। इसकी इक्वेशन क्या थी? पहली चीज को एग्जीक्यूट करने में आपको n स्टेप्स लगे, दूसरी चीज को एग्जीक्यूट करने में आपको n स्क्वायर स्टेप्स लगे। तो टोटल आपको कितने स्टेप्स लगे? n प्लस n स्क्वायर स्टेप्स लगे। इसी को हम कह देते हैं एक फंक्शन। क्या कह देते हैं भैया? फंक्शन। तो दिस इज fn। क्या है भैया? ये दिस इज fn। ये क्या हो गया? आपका फंक्शन हो गया। चलिए, अब ये तो हो गया कि भैया प्रैक्टिकली हमने निकाल लिया कि कितना नंबर ऑफ स्टेप्स है। अब एक चीज बताओ, अब ये फंक्शन ही बताएगा कितना टाइम लगने वाला, कितना टाइम लगने वाला। मान लीजिए मैंने कहा कि भैया n की वैल्यू आपकी 1 है, यानी जो पहला लूप है वो एक बार चलेगा, और जो दूसरा लूप है वो n स्क्वायर, n की वैल्यू अगर 1 है तो 1 स्क्वायर कितना हुआ भैया? 1। तो 1 प्लस 1 ये आपका सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप्स चलेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 2। कितनी हो गई भैया? 2 हो गई। तो इसको मैंने क्या कहा कि भैया ये 2 टाइम लेगा, यानी 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चलेगा। इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं कि भैया बिग O ऑफ 2। हालांकि बिग O ऑफ 2 कुछ नहीं होता है, अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बिग O ऑफ 1 ही लिखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? बिग O ऑफ 1। तो इस केस की अगर n इज इक्वल टू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है, यानी सिर्फ एक सिंगल इनपुट के लिए जो है ये लूप चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है, तो यहां पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए था, परेशान मत हो। ये समझाने के लिए था ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि भैया ये जो n प्लस n स्क्वायर जो मैंने लिख दिया ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जिनको मैंने फंक्शन में डिनोट कर दिया। भैया ये फंक्शन क्या लिख दिए हो? इसको आप tn भी लिख सकते हो, आप इसको sn भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बस मैंने इस इक्वेशन को एक फंक्शन के अंदर पैक कर दिया। बिल्कुल। चलिए, अब मैंने कहा कि भैया ये तो हो गया, चलिए कि रियल केस। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर जो भी आएगा, ये डिपेंड करेगा n के साइज पे। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। भैया n की वैल्यू अगर कुछ भी आ जाए, मान लीजिए n की वैल्यू आ जाए 1500, तो भैया 1500 मान लीजिए मैक्सिमम n की वैल्यू हो सकती है। 1500 से ऊपर मान लीजिए n की वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो मैक्सिमम ये कितना होगा? मैक्सिमम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भैया? ये 1500 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, मैक्सिमम उतनी होगी। अब ये मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम क्या होता है? यानी वर्स्ट केस। मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? यानी अपर बाउंड वर्स्ट केस, जिसको हम बिग O नोटेशन में डिनोट करते हैं। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बिग O नोटेशन में निकाले तो वो कैसे निकालते हैं? समझना बात को। भैया यहां पर जो बड़ी टर्म होगी उसको आप सीधा सीधा लिख दो। तो मैंने कहा इसमें बड़ी टर्म क्या है? n स्क्वायर है। बिल्कुल, तो यहां पर n स्क्वायर हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस पूरे प्रोग्राम की, इस पूरे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई भैया? ये हो गई आपकी बिग O ऑफ n स्क्वायर। क्या हो गई भैया? ये हो गई आपकी बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये हो गई आपकी जनरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हम पिछले लेक्चर्स तक देख रहे होते हैं। और जनरली मतलब बेसिकली हम बिग O के टर्म्स में एक बार निकाल देते हैं, बाकी सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम हर एल्गोरिथम के लिए नहीं निकालते। तो जो मैं सॉर्टिंग वगैरह पढ़ाऊंगा, जब मैं सर्चिंग वगैरह पढ़ाऊंगा, तो वहां हर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं निकालते, सिर्फ बिग O के नाम में एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। इसको कुछ ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये आपका एक रिकरेंस रिलेशन पे दवा के क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, परेशान हो तो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये हो गया आपका रिकरेंस रिलेशन से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। तो रिकरेंस रिलेशन आपको एग्जाम में दिया रहता है, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे निकालते हैं कि जो बड़ी टर्म है वो हम लिख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर अगर n क्यूब प्लस n स्क्वायर होता, तो इस पूरे टर्म की, इस पूरे फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती भैया? बिग O ऑफ n क्यूब, क्योंकि यहां सबसे बड़ी टर्म कौन है? n क्यूब है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। चलिए, अब भैया बात कर लेते हैं एक्चुअल इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो वर्स्ट केस यानी ज्यादा से ज्यादा ये कितना हो सकता है? यार एक चीज बताओ, अगर वर्स्ट केस है तो इस टर्म से तो बड़ा ही होगा। यानी कि अगर ये फंक्शन है और ये फंक्शन है। ठीक है, अब ये अगर फंक्शन है, लेट अस सपोज ये फंक्शन है, n स्क्वायर को हम gn मान देते हैं। मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। भैया gn हो गया आपका n स्क्वायर। बिल्कुल, तो fn हो गया आपका n प्लस n स्क्वायर और gn हो गया आपका n स्क्वायर।
अगर मैं कहता हूं कि इसकी इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप निकाली, इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या n प्लस एन स्क्वायर से ऊपर होगी? बिल्कुल भैया, इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस एन स्क्वायर से ऊपर ही होगी। तो यानी कि n प्लस एन स्क्वायर से समथिंग ग्रेटर देन n प्लस एन स्क्वायर। अब मैंने कहा भैया ये n प्लस एन स्क्वायर को ही हमने fn माना है। क्या माना है? fn माना है। चलो एक चीज बताओ, यहां पर हम gn रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकाली है? n स्क्वायर निकाली है। मान लीजिए हम यहाँ gn रख देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया भैया? gn। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? क्या n स्क्वायर ग्रेटर देन होता है n प्लस एन स्क्वायर से? किसी भी वैल्यू को रख दो आप, n की कोई भी वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 3 रख दो, n की वैल्यू 4 रख दो, कुछ भी रख दो। क्या ये चीज हमारी ऐसा होगा? क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये वाली टर्म मेरी इससे बड़ी होगी? नहीं भैया, नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा n जुड़ा हुआ है, n स्क्वायर के साथ एक एक्स्ट्रा n जुड़ा हुआ है, तो ऑलवेज ये टर्म ज्यादा बड़ी होगी। फिर हम इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करें? हम यहां पर एक कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस के अंदर मान लीजिए भैया मैंने क्या कर दिया? मैंने 3 जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो अब मेरी बात समझना, ये जो आपके सामने 3n स्क्वायर निकला ना, यही है इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि भैया ज्यादा से ज्यादा इतना जो है हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही होगी। मेरी बात समझ में आई? अब कई केस में क्या होता है, ये दोनों बराबर हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई मेरा इनपुट आया जिस केस के अंदर मेरा एक्चुअल वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल करके आ गया, तो उस केस के अंदर जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये मेरी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही आ गई। तो यहां पर ये हो गई एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये हो गई हमारी प्रेडिक्टेड, जो हमने प्रेडिक्ट करी थी कि भैया ये हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। तो किसी एक इनपुट के लिए ये दोनों बराबर हो गया, यानी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्रेडिक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बराबर हो गई। क्या हो गई भैया? दोनों बराबर हो गई। तो इसलिए हम यहाँ पे एक इक्वल टू भी लगा देते हैं। तो क्या समझ में आया कि भैया ये जो मेरा एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर मुझे इस प्रोग्राम का वर्स्ट केस बोलना है कि भैया इसका वर्स्ट केस कितना टाइम, वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस तो एक असम्पशन है। क्या है भैया? एक असम्पशन है कि भैया वर्स्ट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यहां हमने क्या अज्यूम कर लिया कि वर्स्ट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 3n स्क्वायर। कितनी होगी भैया? 3n स्क्वायर। मतलब ये एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, इससे कुछ बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इससे बड़ा ही होगा। तो आप किसी भी इनपुट ऑफ n, कुछ भी n की वैल्यू आप रख दोगे, तो ये वाला टर्म 3n स्क्वायर वाला टर्म हमेशा बड़ा ही आता है। बस किसी एक इनपुट के लिए, किसी एक n की वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलो बता दूं क्या वो एक n की वैल्यू क्या है भैया? वो एक n की वैल्यू है n इज इक्वल टू 1। यानी जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे, यानी n की वैल्यू, यानी कि इनपुट की वैल्यू n हो जाए 1 हो जाएगी। जैसे n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपका ये लूप भी एक बार चलेगा, ये लूप आपका n स्क्वायर यानी एक बार चलेगा, और ये टोटल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कितनी? इधर साइड हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा? 2। एक्चुअली इसको जब बिगो के टर्म्स में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन सुनते जाओ। राम नाम जपियो रे, ठीक है, सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, कथा जैसा, गाथा जैसा सुनते जाओ, क्योंकि मैं सुना रहा हूं तो तुम सुनते जाओगे। जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखोगे, और अंत में जब ये लेक्चर खत्म होगा तो तुम खुद उठ के बोलोगे कि भैया ऐसा एसिम्प्टोटिक नोटेशन किसी ने पढ़ाया ही नहीं, इतना क्रिस्टल क्लियर हो चुका। क्योंकि आधे में हम कोई चीज देखते हैं ना कि नहीं समझ में आ रहा है, उसको पूरा तो होने दो भैया, उसको पूरा तो होने दो, ठीक है, तो समझने दो इसको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला कि भैया ये इस प्रोग्राम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये किस केस के अंदर? वर्स्ट केस, एक्चुअल और असम्पशन, मतलब एक्चुअल और वर्स्ट केस किस केस के अंदर बराबर हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1 आप जैसे ही रखोगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई। तो अगर मैं कहता हूं कि इस प्रोग्राम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल ली है क्या, तो हाँ जी भैया ये है हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको एक्चुअल इक्वेशन में, ग्राफ्स में हमें लिखना पड़ता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। चलिए इसको नोट करना हो तो कर लीजिएगा। इसमें शायद मैंने बहुत टाइम दे दिया, लेकिन देना जरूरी था। अगर नहीं देता ना तो आपको चीज समझ में नहीं आती। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं और तरीके से लिख देता हूं, ग्राफ के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम बिगो में डिनोट करते हैं। ये हो गई आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि भैया मेरा फंक्शन fx था, fx मेरी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और fx में अगर मैं बिगो लगा दूं तो ये मेरी क्या हो जाएगी? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और इसी को कहते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड यानी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, बराबर। तो ये हो गया आपका बिगो। क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका बिगो, बराबर। इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि ये हो गई आपकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन ऑफ n, बराबर। जो आपकी gn होगी, मतलब c डॉट gn, एक्चुअली यहां पर c डॉट gn हमने एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है ताकि हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं c की वैल्यू 2 रख देता ना तो ये वैल्यू छोटी हो जाती। तो छोटी का मतलब क्या है कि भैया ये वर्स्ट केस है ही नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू से बड़ा ही होना चाहिए ना वर्स्ट केस। एक्चुअल वैल्यू से तो बड़ा ही होगा वर्स्ट केस, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना हमारा एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा सकता है? एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है? वही तो होता है वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस तो ज्यादा ही होगा ना, बड़ा होगा ऑब्वियसली। चलिए, तो यहां
यहां पर जो हम इसको ग्राफ में डिनोट करते हैं तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है कि ऐसा, ये हमारा कुछ इसका ग्राफ बनता है। तो ये हो गया आपका सी डॉट जीएन। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि भैया सी डॉट जीएन हमारे इस पूरे एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी कितनी चल रही है? अभी एफएन चल रही है, मतलब यहां पे चल रहा है, और ये सीएन। अब मान लीजिए किसी पॉइंट पे बहुत होगा तो क्या होगा कि मेरा एफएन जो है बढ़ते 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 सीएन के बराबर हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा कि मेरा एफएन और सीएन बराबर हो गया, लेकिन फंक्शन यानी रियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी सी डॉट जीएन से ऊपर नहीं जाएगी, यानी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ऊपर कभी नहीं जाएगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे 20 दिन लगेंगे, 20 दिन से ज्यादा नहीं लग सकते। ये हो गया ग्राफ फॉर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस केस के अंदर आप देख रहे होगे कि यहां पर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हो रहे हैं। ये पॉइंट को ही हम कहते हैं एन नॉट, और मेरे केस के अंदर ये एन नॉट एन इज इक्वल टू 1 पे आएगा कि जब आप एन इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो ये दोनों पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों इक्वल, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बराबर है। तो ये इस तरीके से हम ग्राफ में इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो। आगे मैंने इस चीज को अच्छे से समझाया है, मतलब अच्छे से प्रॉपर नोट दिए हैं, लेकिन अभी मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार। कोशिश ही तो कर सकता हूं, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आगे मैं इसको नोट कराऊंगा। चलिए इक्वेशन में इसको कैसे लिखते हैं? इक्वेशन में कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो आपका एफएन है वो आपका लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए सी डॉट जीएन के। और ये यहां इस केस के अंदर क्या हुआ, ये मेरा जो सी डॉट जीएन है, दिस इज माय वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस इक्वेशन में हम इस चीज को डिनोट करते हैं। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आ रहा है ना? चलिए, ये जो सी है ये कुछ कांस्टेंट होगा। क्या होगा? ये कुछ कांस्टेंट होगा। ये जो एफएन है ये एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम रियल में कैलकुलेट करेंगे, और जो सी डॉट जीएन है ये हमने एज्यूम किया ये हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, आशा करते हैं चीज समझ में आई होगी। चलिए, समझाने वाला काम पूरा हो चुका है, अब लिखवाने वाला काम करते हैं। लिखवाने वाला काम क्या होने वाला भैया? ये होने वाली, फिर लिखवाने वाले काम बिगो नोटेशन यानी अपर बाउंड यानी वर्स्ट केस। तो भैया वर्स्ट केस हम इसको ऐसे लिखो, यहां पर जो बिगो नोटेशन होता है ये डिस्क्राइब करता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम का वर्स्ट केस कितना होने वाला है वो हम डिनोट करते हैं यूजिंग बिगो नोटेशन। चलिए, बिगो नोटेशन रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम टाइम एल्गोरिथम को कितना लग रहा होगा फॉर स्पेसिफिक एन, यानी कि किसी भी इनपुट एन के लिए मेरा एल्गोरिथम मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, वही होता है उसका वर्स्ट केस, वही उसका होता है अपर बाउंड, और इसी अपर बाउंड को हम बिगो के टर्म्स में डिनोट करते हैं। ये सारी बात एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की चल रही है कि भैया किस टर्म्स में इसको डिनोट कर सकते हैं, तो बिगो नोटेशन में इसको डिनोट कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं चीज समझ में आई होगी। अब ये बिगो नोटेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने यहां बिगो ऑफ जीएन लिख दिया, बिगो ऑफ जीएन यानी बिगो ऑफ एन स्क्वायर, लेट सपोज मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिथम कभी भी बिगो ऑफ एफएन यानी इस टर्म से ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, इसीलिए तो इसको हम वर्स्ट केस कहते हैं कि ज्यादा टाइम लेगा। तो ये हो गया इसके नोट्स, एंड देन हम बात कर लेते हैं कि एफएन और जीएन, मान लीजिए हमारे दो फंक्शन है, जिस केस के अंदर अगर मैं कहता हूं एफएन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जीएन, ये क्या था? मान लीजिए भैया इसको मैं कहता हूं एन प्लस एन स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बिल्कुल, तो ये ऑर्डर ऑफ जीएन ही तो हुआ। ये मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था यार? मैं तो दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, मुझे बोलना मत कि पहले नहीं बताए थे, रुको लिखवा देता हूं ना। चलिए, ये देखिए यहां पर क्या मैंने बोला है कि ये जो आपका एन स्क्वायर है यही है आपका जीएन। परेशान तो नहीं हो गया ना? परेशान तो नहीं हो गए? तो अगर इसका मैं ऑर्डर निकालूं तो ये क्या होगा? आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। चलिए, तो हालांकि ये चीज ज्यादा उतना गौर करने की बात नहीं है, जस्ट लिख दिया मैंने। चलिए, अब यहां पे ये टर्म हो गई। और अगर ये चीज कब होगी, मतलब कि एफएन ऑर्डर ऑफ जीएन कब निकलेगा? जब भैया मेरा एफएन जो है वो लेस देन इक्वल टू सी डॉट जीएन होगा। तो दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन फॉर दिस वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। और यहां पर एन की वैल्यू जो होगी वो या तो एन नॉट के बराबर होगी या एन नॉट से बड़ी होगी। यहां पर एन नॉट हमने क्या लिया था? एन नॉट इज इक्वल टू 1 था, यानी कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो ये जस्ट एक नोटेशन दिया हुआ है कि हाँ भैया एन की वैल्यू हमें क्या लेनी है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं समझ में आई होगी। अब एक चीज बताओ, अगर डायरेक्टली मैं इस पेज पे आ जाता, ये तो घंटा समझ में नहीं आता, ये तो कंफ्यूज एकदम सर से ऊपर चला जाता। तो पिछला जो इतना मैंने समझाया ना, इतना बिल्डअप दिया, वो इस चीज के लिए जरूरी था, ये आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए, अब इस डायग्राम को देखिए, यहां पर भी वही सेम डायग्राम कि भैया मेरा ये एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चल रही है? एफएन चल रही है, ये मेरी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। यार सफेद पेन कहां से आ गया? चलिए, ये मेरी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, और ये मेरा जीएन यानी वर्स्ट केस कितना हो सकता है? अब एफएन एन की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो एफएन ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। फंक्शन मतलब बेसिकली एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये इतनी हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, और ये एन नॉट क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बराबर हो जाती है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, अब इसको ज्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी तक जितना समझा दिया उतना मोर देन एनफ है, और इतना ही आपको एग्जाम के अंदर लिख करके आना है। चलिए, अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इसका एग्जांपल हम क्लियरली लिख लेते हैं। एग्जांपल वही जो हमने अभी एग्जांपल पीछे देखा था, एफएन और निकाल के सारा कुछ। तो यहां पर लेट
लेट एफ एन की वैल्यू क्या थी, एफ एन की वैल्यू थी एन प्लस एन स्क्वायर बराबर एन प्लस एन स्क्वायर एफ एन की वैल्यू थी। जीएन की वैल्यू क्या निकली थी भैया, जीएन की वैल्यू निकली थी एन स्क्वायर। क्यों निकली थी, क्योंकि भैया इसका आप क्या निकालोगे, बड़ी टर्म ले लोगे, एन स्क्वायर हो जाएगा, और यही एन स्क्वायर क्या होता है, जीएन होता है, ये हो गया था। अब सी की वैल्यू क्या ले लो, सी की वैल्यू हमने 3 ली थी, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, इक्वेशन फॉर्म होगी एफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जीएन। तो इस केस के अंदर ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ एन क्या हो जाएगा, एन प्लस एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 डॉट एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। तो इस तरीके से आप इसको एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जांपल फॉर द बिगो नोटेशन, ठीक है। तो ये बिगो नोटेशन की इक्वेशन हो जाती है। चलिए, आशा करता हूँ ये सारी चीज समझ में आई होंगी। तो यार बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने सारी चीजें आपको बेस से पढ़ाई हैं, सारी चीजें बेस से पढ़ाई हैं एकदम। एग्जाम में लिखने कैसे वो भी बता देता हूँ। यहाँ पहले ये सारी चीजें लिखना, फिर उसके बाद ये वाला, ये बिगो नोटेशन वगैरह लिखना, ये इक्वेशन लिखना। कोई जरूरत नहीं है ये सब बनाने की, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ताकि आपको प्लेसमेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था। बिल्कुल इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिखना और फिर ये लिख देना, बस खुश, ठीक है। चलिए, ये एजम्पशन हम लेते हैं, ठीक है। अब ये एजम्पशन कहां से आया आपको पता है, अगर मैं डायरेक्ट ये चीज लिख देता तो आपको नहीं समझ में आता। चलिए, अब बात करते हैं ओमेगा नोटेशन की। बिल्कुल अब इजी है, बिल्कुल परेशान मत होना। ओमेगा नोटेशन बेसिकली क्या होता है समझना। ओमेगा नोटेशन होता है बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने कहा कि मेरा वर्स्ट केस कितना हो सकता था, मेरा वर्स्ट केस यानी अपर बाउंड। अब बेस्ट केस क्या हुआ, यानी लोअर बाउंड। तो अगर ये मेरा एक्चुअल फंक्शन है, ये मेरा मान लीजिए एक्चुअल फंक्शन है, एक्चुअल फंक्शन एफ एन है, ठीक है। तो यहां पर इस केस के अंदर मेरा जीएन क्या होगा भैया, मेरा इस केस के अंदर जीएन जो है वो मेरा कम होगा। बेसिकली इस केस के अंदर जो मेरा जीएन है वो कम होगा। तो ये हो गया आपका जी ऑफ एन। तो यहां पर समझना बात को, सॉरी, सी डॉट जीएन होगा, हमेशा सी लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर ये जो सी डॉट जीएन होगा ये हमेशा कम होगा। तो ये क्या दिखा रहा है आपको कि ये हो गया एक्चुअल मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और मेरा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कम ही होगा। क्या होगा भैया, कम होगा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका ओमेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट कर रहा है, जो कि होता है बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होता है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको कैसे लिखते हैं, इसको ओमेगा ऑफ एफ एन, इसको ऐसे हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं ये चीज समझ में आई। इसकी इक्वेशन वगैरह लिख लेते हैं। तो मान लीजिए भैया मेरे एफ एन की वैल्यू क्या है, मेरे एफ एन की वैल्यू है एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। मेरे जीएन की वैल्यू क्या है, मेरे जीएन की वैल्यू है एन स्क्वायर, ठीक है। लेट कर लो। अब सी की वैल्यू कितनी रखते हैं मैं वो बताता हूं। चलो, तो यहां पर मैंने बोला कि भैया मेरा एफ एन अभी हमें समझना, एफ एन हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्चुअल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हमेशा बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एफ एन से नीचे होगी। तो यहां पर मैंने बोला एफ एन हमेशा सी डॉट जीएन से बड़ा होना चाहिए। किसी केस के अंदर भैया, किसी एक सेट ऑफ इनपुट के लिए, किसी एक एन की वैल्यू के लिए मेरी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस के बराबर आ जाएगी। मतलब एक्चुअल प्रोग्राम को रन किया तो वो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन हो गया। तो वो एन इनपुट के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर इक्वल टू लगा देंगे कि किसी एक इनपुट के लिए एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन हो जाता है आपका बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। वर्स्ट केस के लिए यही उल्टा हो जाता था, मतलब जो सी डॉट जीएन है वो बड़ा होता था, बड़ा और इक्वल टू, और बेस्ट केस के लिए ये ऐसे अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एन प्लस एन स्क्वायर है और सी डॉट जीएन, तो सी को अभी रहने देते, जीएन लिखो, जीएन है एन स्क्वायर, तो मैं यहां सी के ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं जो कि हमेशा एन प्लस एन स्क्वायर से कम हो। तो भैया यहां पर 3 रख दूंगा, तो ये तो भैया वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 3 नहीं रख सकते, 3 से कम हम 2 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं भैया, 2 रख सकते हैं। तो सी की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो यहां पर ये वाली वैल्यू हमेशा कम होगी, और किसी एक इनपुट साइज के लिए, किसी एक एन की वैल्यू के लिए दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। और वो एक एन की वैल्यू क्या होगी, वो एन इज इक्वल टू 1 होगा। एन इज इक्वल टू 1 के लिए अगर आप एन इज इक्वल टू 1 रखते हो तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, यानी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बराबर हो जाएगी बेस्ट केस असम्पशन के, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आई होगी। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। चलिए, अब इसका एक्चुअल जो है डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखवा देता हूं मैं आपको। तो ये हो गया आपका ओमेगा नोटेशन। एक बार आपने बिगो वाला समझ लिया ना, तो अब ओमेगा और थीटा समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये हो गया ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन क्या डिस्क्राइब करता है, बेस्ट केस यानी लोअर बाउंड को भैया, यानी कि कम से कम मिनिमम टाइम कितना लगेगा किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में फॉर इनपुट साइज एन, ठीक है। एन एल्गोरिथम विल टेक एटलीस्ट ओमेगा ऑफ एफ एन टाइम, एटलीस्ट टाइम मतलब बेसिकली कम से कम कितना टाइम लगेगा। चलिए, यहाँ पर ये तामझाम सारा लिखा हुआ है। अबे ये सब कहने की बात है, सब लिखने की बात है, ये सब तो हमें देखना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल बस एग्जाम में लिख के चले आना कि हाँ ये सब कथन नहीं होता है, गिवन दैट ये वो फलाना ढिमकाना, ये वही सारी चीजें लिखी कि भैया लेट एफ एन एंड जी एन बी 2 पॉजिटिव फंक्शंस। ये नहीं भी लिखते तो चल जाता, लेकिन ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। तो ये इक्वेशन में मेरी क्या करेगी कि एफ एन जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आपका सी डॉट जी एन होगा, जो कि मैंने पीछे समझाया।
इसको नोट करिए और ये डायग्राम बना लेना। इस डायग्राम के अंदर आपको साफ दिख रहा होगा कि जो Fn है यानी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बेस्ट केस से ज्यादा होनी चाहिए किसी एक पॉइंट पे जो है, यानी इस n नॉट किसी एक पॉइंट पे किसी एक n की वैल्यू के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये ग्राफ जो है आपका ये ओमेगा के पूरे कहानी को डिनोट करता है। चलिए इसको नोट करिए और इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ये बनाने की जरूरत नहीं, बहुत घटिया डायग्राम बनाया हो, लेकिन ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थीटा नोटेशन की। फिर उसके बाद क्लास रैप अप है। अब चलिए थीटा नोटेशन में क्या होता है? थीटा नोटेशन होता है टाइट बाउंड। एक काम करें, इसको पहले मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, समझाता हूं वरना कंफ्यूज जाओगे। अब टाइट बाउंड क्या होता है? अब टाइट बाउंड बेसिकली क्या हो सकता है कि मान लीजिए मैंने कहा, एक सेकेंड रुकना, सी डॉट जी, हाँ चलिए, टाइट बाउंड क्या हो सकता है कि मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा हमने वर्स्ट केस कितना निकाला था? मान लीजिए कि भैया सी डॉट जी हमने निकाला था वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? वो भी सी डॉट जी हमने निकाली थी। अब यहाँ पे क्योंकि दो सी हो गए, दो कांस्टेंट्स हो गए, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी 3, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 2 ना लिख करके इसको C1 C2 लिख सकते हैं, बिल्कुल C1 C2 लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताओ कि एवरेज केस क्या होगा? भैया एवरेज वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच में ही तो होगा, बिल्कुल भैया, एवरेज केस जो है वर्स्ट केस और बेस्ट केस के हमेशा बीच में होगा। तो यहां पर जो आपका एक्चुअल फंक्शन होगा, आपका Fn जो होगा वो हमेशा वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच में होगा। और ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया, इस डायग्राम को आपको देख के क्या समझ में आ रहा है? इस डायग्राम को ये देख के समझ में आ रहा है कि C1.gn है वर्स्ट केस, C2.gn है आपका बेस्ट केस, और इसके बीच में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका वर्स्ट केस, और सॉरी एवरेज केस, सॉरी इसके बीच में आ जाएगा आपका एवरेज केस। तो वर्स्ट और बेस्ट के बीच में ही तो एवरेज केस होता है, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका टाइट बाउंड, जिसे हम थीटा से नोट करते हैं। तो दिस इज थीटा ऑफ फंक्शन ऑफ n, और जिसको हम टाइट बाउंड भी कहते हैं, जिसे हम एवरेज केस भी कहते हैं, आशा करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए इसको लिखते कैसे, इसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वो भी दिखा देता हूं। मान लीजिए इसका एग्जांपल हम यहां पे लिख देते हैं। Fn की वैल्यू क्या थी? n + n², ठीक है। Gn की वैल्यू क्या थी? Gn की वैल्यू थी n² बराबर। अब यहां पर C1 की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? C1 की वैल्यू हमने बोला भैया C1 की वैल्यू थी 3, कितनी थी 3, और C2 की वैल्यू आपने कितनी ली थी? C2 की वैल्यू यानी बेस्ट केस की वैल्यू कितनी ली थी? 2 ली थी, बिल्कुल। अभी इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे भैया, इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखेंगे कि आपका जो फंक्शन, आपका जो f ऑफ n है वो बीच में रहेगा, और f ऑफ n से ज्यादा या उसके बराबर, मतलब फंक्शन से, मतलब जो एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे ज्यादा क्या होगा? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? C1.gn। तो C1.gn हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, और Fn से छोटा, Fn से लेस देन, यानी Fn उससे बड़ा है, Fn से लेस देन, Fn से छोटा क्या होगा? C2.gn, यानी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो Fn से छोटी होगी। तो ये इक्वेशन आपको क्या दिखा रहा है कि फंक्शन मेरा बीच में है वर्स्ट केस और बेस्ट केस के, यानी ये मेरा एवरेज केस के अंदर है। क्या है भैया? एवरेज केस के अंदर। ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पर C1 की वैल्यू क्या हो गई? 3, और n², ये ग्रेटर देन इक्वल टू Fn की वैल्यू क्या हो गई? n + n², और ये हो गया आपका C2 क्या हो गया? ये हो गया 2.n², ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई जो आपका दिखा रहा है कि ये मेरा बीच वाला जो केस है ये मेरा एवरेज केस हो जाएगा, यानी टाइट बाउंड हो जाएगा। ये सभी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है, बस मैं बता रहा हूँ, ज्यादा परेशान मत होना। जो एल्गोरिथम्स होंगे ना सारे, वो हम खुद लिखवाएंगे, आपको खुद समझाएंगे, और बीगो के नोटेशंस पे समझाएंगे। ये थीटा वीटा इतना यूज नहीं होता। चलिए, वैसे थीटा वगैरह मतलब एक्चुअल, जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग की दुनिया में घुसते हो तो कहीं पे यूज होता है, लेकिन आपके एडा के पेपर में, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो कहीं यूज नहीं होने वाला। चलिए, थीटा नोटेशन क्या होता है? टाइट बाउंड यानी एवरेज केस, ये बताता है एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, मतलब एग्जैक्ट के बीच में मेरा एवरेज केस अभी एग्जैक्टली क्या आएगा, ठीक है। तो ये होता है द एल्गोरिथम विल ऑलवेज टेक थीटा ऑफ Fn टाइम, मतलब कि ये क्या बता रहा है? मैंने क्या बोला? ये जो बीच में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना, ये एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही हम कह रहे हैं कि भैया यही है हमारी थीटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है कि एक्चुअली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आया, वही होता है आपका थीटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइट बाउंड, मतलब एवरेज केस यही आ रहा है, ठीक है। चलिए, नाइदर फास्टर नवर स्लोअर। चलिए, अब बाकी ये चीजें, ये मैंने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है, ये आपको लिखने के लिए दिया हुआ है, इस पे ज्यादा गौर नहीं करना है। हाँ, दोनों पॉजिटिव फंक्शन है, अब क्या करें, दोनों पॉजिटिव फंक्शन है तो ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी ये आपकी इक्वेशन है, जो इक्वेशन मैंने आपको समझा भी दी है, इसको नोट कर लीजिए। ये डायग्राम नोट कर लीजिएगा। चलिए डायग्राम नोट कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पर समझो कि भैया C2.gn, अच्छा ठीक है। चलिए, इसको ये वाला एग्जाम्पल नोट करिए आप इसको। चलिए, ये वाला एग्जाम्पल आप इसको नोट करिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये डेमो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट इस सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकते हैं। आप advara.in पर भी जाके अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और वहां पर भी जाके अपने सेमेस्टर पे क्लिक करिए, और सेमेस्टर के अंदर आप सारे ही उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं।
ये वाला एग्जांपल नोट करिए। चलिए भैया यहाँ पे क्या समझा रहे थे यार, कुछ नहीं समझा रहे थे, जो चीज मैं आपको पहले समझा चुका था, वर्स्ट केस बेस्ट केस के बीच में ये आने वाला है, वही मैं सोच रहा था कि दोबारा समझा दूं, लेकिन फिर मैंने बोला कमेंट्स में गाली भी पड़ेगी कि अरे सर से एक एक चीज बार बार बताते हुए हैं। चलिए तो ये हो गया आपका सारा का सारा सारी नोटेशंस। अब एक हो जाती है आपके लिटिल ओ नोटेशन, एक हो जाता है आपका लिटिल ओमेगा नोटेशन। अब लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा नोटेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा नोटेशन की बात कर लेते हैं। लिटिल ओ नोटेशन में क्या लिखना है कि ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखना, यहां पर लिटिल ओ नोटेशन लिख देना, ये पूरा पूरा एज इट इज लिख देना, बस इस इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? इक्वेशन लिखी जाएगी Fn लेस देन सी एंड सी डॉट Gn। तो लिटिल ओ नोटेशन के अंदर ये इक्वल वाली वैल्यूज हम हटा देते हैं और इक्वेशन हमारी सिर्फ इतनी बच जाती है, बाकी सारा का सारा एज इट इज सेम टू सेम। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, और उसके अंदर जो डायग्राम भी होता है उसमें आप ये पॉइंट नहीं दिखाते हैं, यानी कि आप ऐसा इसको दिखाते हैं कि ये दोनों अलग अलग ही चल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका डायग्राम अगर छोटा सा मैं यहाँ बना दूं, तो ये मेरा अलग चल रहा है, ये मेरा अलग चल रहा है, तो ये मेरा हो गया सी डॉट Gn, ठीक है, और ये मेरा हो गया Fn। ठीक है, चलिए, ये कहीं पे मतलब बीच में मिलते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिटिल ओ नोटेशन। ज्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देना मैं तो कहूंगा। ठीक है, मतलब अच्छे मार्क्स चाहिए तो लिख देना यार। चलिए, और ओमेगा नोटेशन मतलब लिटिल ओमेगा नोटेशन में वो हमने बात करी लिटिल ओ नोटेशन की, और ये हो गया आपका लिटिल ओमेगा नोटेशन। इसके अंदर अगेन ये आपको जो ये जो दिया हुआ है ना, ये इक्वल टू साइन हटा देना, बाकी सारा का सारा इक्वेशन सेम होगा, और यहाँ पर भी सेम चीज करनी है जो मैंने वहां पे बताई है। चलिए, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी यार। मैंने अपनी जान झोंक दी है ये कॉन्सेप्ट समझाने में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है जल्दी समझ में नहीं आता, और लेक्चर देख के आपको समझ में आया होगा कि हाँ ये जल्दी तो समझ में नहीं आता होगा। आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। शायद अगर आपको समझ में आ गया है तो हमने अच्छे समझा दिया, मैंने अपना काम सक्सेसफुली कर दिया है। मिलता है आपके किसी और लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।